दोस्तों, आज हमने 4 म्यूचुअल फंड पिक किए। किस बेस पे? सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी के बेस पे कि लास्ट 5 ईयर्स में कितनी बार कितने क्वार्टर्स में उन्होंने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया। ये तो एक छोटी सी चीज़ थी और हमने ऐड कर दी। अब उन 4 को अगर हम कंपेयर करें अलग अलग पैरामीटर्स पे, तो कौन सा म्यूचुअल फंड कुछ अलग करके दे रहा है, कौन सा म्यूचुअल फंड हमें ये कह रहा है कि उसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और क्वालिटी का मतलब देखो, कंसिस्टेंट रहा होगा तो हमें कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिले होंगे पास्ट में। ओके, सेकंड चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि रेशोज़ क्या हैं, क्योंकि रेशोज़ हमें थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, और क्वालिटी ही हमें अपने पोर्टफोलियो में चाहिए, है ना। क्योंकि देखो, अगर आपके पास क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स हैं तो रिटर्न्स भी होंगे। अब इसमें तीसरी चीज़ क्या है कि क्वालिटी हो गई, सब कुछ हो गया, रेशोज़ हो गए, बाकी और चीज़ें कि हम कौन से सेक्टर्स ले रहे हैं, ताकि हम जो बाकी म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखने वाले हैं उनके साथ सेम सेक्टर के ना हो। बहुत सारी चीज़ें जो आपको इस वीडियो के अंदर समझ आएंगी, और इस वीडियो के बाद आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर रहेगा। और मैं आपको एडवाइजरी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्ट्स और नंबर्स बताने वाला हूँ। डिसीजन आप खुद लेंगे या फिर आपके एडवाइज़र लेंगे। तो अभी वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और वो चाहते हैं कि उनका पोर्टफोलियो कोई और बनाए और कोई और रिव्यू करे, तो उसमें आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हमने एक बकेट बनाई है, रॉकेट निवेश। इसमें हमने बोला था कि हम अपने 25 क्लाइंट्स को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये किन लोगों के लिए है, ठीक है। डिटेल में तो हम फोन पे बात कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूं ताकि ऐसा ना हो कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन मिसमैच हो जाए। वहाँ पे सबसे पहला देखो, आपका गोल जो है ना वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लेकिन इसके साथ दूसरी चीज़, आपको शॉर्ट टाइम वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता, ये चीज़ ध्यान रखना। थर्ड चीज़, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो हायर एंड पे होना चाहिए, हाई रिस्क एपेटाइट होना चाहिए। तो आपके लिए ये बकेट सूटेबल हो सकती है, लेकिन उससे पहले आप कॉल पे बात करके और चीज़ें इसके बारे में जान सकते हैं, तो जिन लोगों के पास स्पेशली टाइम या नॉलेज नहीं है। तो चलिए वीडियो के अंदर वापस चलते हैं। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन्वेस्को मिड कैप, एडलविस मिड कैप, HDFC मिड कैप, अभी के लिए मैंने ये सिर्फ इन 4 मिड कैप्स को ऐड किया है। लॉन्ग रन में सबका परफॉर्मेंस देखूं तो मोर देन 30% है, 35, 36। इनमें आप गैप नहीं कर सकते, मतलब आज से 5 साल पहले आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते थे कि किसने क्या करना है। तो ये मैं इन चारों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया बोलूँगा। अब लास्ट 1 ईयर में मार्केट का हलवा बना हुआ था, ठीक है। अब लेकिन फिर भी इस हलवे में इसने भाई साहब मतलब बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया। उसके अलावा बाकी म्यूचुअल फंड्स जस्ट एक रिकवरी फेज़ में रहे, और लास्ट क्वार्टर में भी यही हुआ कि ये रिकवरी फेज़ में, ये भी ठीक ठाक रिकवरी फेज़ में, और ये भी रिकवरी फेज़ में, लेकिन स्टिल ये एक अलग ही लेवल पे खेल रहा है। ओके, अब इस तरह के म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। जैसे मैंने क्वांट के टाइम पे बोला था, आज इन्वेस्को के टाइम पे भी बोल रहा हूँ कि इस तरह के म्यूचुअल फंड्स जो आपको पास्ट में या एक ऐसे टाइम पीरियड में बाकियों से काफ़ी ज़्यादा निकाल के दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको सतर्क रहना चाहिए कि आपको उसको लेना है या नहीं लेना है। और अगर लेना है तो रूल्स का ध्यान रखते हुए कि भाई मुझे इसको 15% तक, 10% तक या 20% तक ही रखना है। इन रूल्स का ध्यान रखोगे, कभी गलती नहीं करोगे। क्योंकि अगर देखो, रूल ब्रेक करके मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में 60-70% तक भर लूँ, ये सोचूं कि नहीं भाई ये तो बहुत कुछ कर देगा, ऐसा होने के चांसेस कितने भी हों, लेकिन हमने रिस्क इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि कुछ भी वर्थ इट नहीं लगेगा फिर। क्योंकि जब भी आप पोर्टफोलियो बनाएं, रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक AMC से हम रूल ब्रेक करके मोर देन 25% या 30% एक AMC में जाते हैं, तो हम कुछ रूल्स को ब्रेक करते हैं, और जब रूल्स ब्रेक होते हैं तो फिर पोर्टफोलियो की क्वालिटी इंपैक्ट होती है। अभी के लिए हम रेशोज़ को छोड़ देते हैं, और आगे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें दिखती है सेक्टर्स, इसको भी हम छोड़ देते हैं। क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि जो कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव होगी ना, तो इतना डिटेल में आपको चीज़ें दिखाऊंगा शायद कोई भी ना दिखाता हो। और सिर्फ डिटेल में चीज़ें दिखाना नहीं है क्योंकि मैंने किसी वेबसाइट से उठाया है, आपको नंबर्स दिखा दिए। उन नंबर्स के पीछे की कहानी क्या है, वो नंबर्स कैसे हमें रियल लाइफ में इम्पैक्ट करेंगे, इन सब चीज़ों की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, सबसे पहले अभी जो रेशोज़ मुझे नज़र में आ रहे हैं वो है पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो जितना हायर होता है ना, उतना रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है कि ये म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट रिटर्न देगा या नहीं देगा, तो उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो यहाँ पे 161 इतना हायर रखने के बावजूद इसने कंसिस्टेंटली रिटर्न्स जनरेट किए हैं पास्ट में। ओके, बाकी एडलविस 49, HDFC तो बिल्कुल बहुत कम, निपॉन बहुत कम, और इन्वेस्को 43। तो बाकी सबके स्टैंडर्ड डिविएशन, पोर्टफोलियो जो टर्नओवर रेशो है वो काफ़ी कंट्रोल में है। उसके बाद एक चीज़ और जिस पे हम कभी नज़र नहीं डालते कि
पहले नहीं डालता था मैं ज़्यादा, एग्जिट लोड की बात हम नहीं करते थे कभी भी क्योंकि सबका 1% होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 1 ईयर, 1 ईयर और 1 ईयर अगर मैं इनको छोड़ दूँ और मैं बाकी इन दोनों पे नज़र डालूँ तो एडलविस और निपोन में एक फ़ायदा ये है कि हम इनको 30 डेज़ के बाद या 90 डेज़ के बाद अगर सेल करते हैं तो हमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं पे करना पड़ेगा, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, उसके अलावा सब चीज़ें सेम है। यहाँ पे एक फ़ायदा इन्वेस्को को ये है कि उसका AUM थोड़ा सा कम है, तो मैं पहला मार्क दूंगा इन्वेस्को को, एक एक्स्ट्रा मार्क देना चाहूँगा और फिर मैं एक एक इनको भी देना चाहूँगा। अभी तक मोतीलाल ओसवाल और HDFC मिड कैप ने कोई भी मार्क नहीं कमाया है, और अगर मैं टर्नओवर रेशो के हिसाब से दूंगा तो एक एक मार्क्स इनको दूंगा तो टोटल 2 हो गए, एक हो गया, एक हो गया और एक हो गया और ये 0 हो गया। अब रिटर्न्स की बात करते हैं जो पास्ट में रिटर्न्स इन्होंने जनरेट किए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में सिर्फ और सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो 30 को क्रॉस कर गए हैं, इन्वेस्को और मोतीलाल। लॉन्ग रन में बहुत अच्छी बात है, एक मार्क मैं इनको भी दूंगा, एक मार्क मैं इसको भी दूंगा। अब लास्ट रिकवरी फेज़ की बात करूं कि लास्ट 3 मंथ्स में किसने रिटर्न्स ठीक ठाक जनरेट किए हैं, तो यहाँ पे इसको मैं एक्स्ट्रा देना चाहूँगा क्योंकि बाकी सब ने इक्वल किया है, बाकी सबको एक एक पॉइंट अगर मैं दूंगा तो फिर वो इन्वेस्ट को आगे है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बाकी सब ने अच्छा ही किया है। अगर मैं 5, 7, 10 ईयर्स की बात करूं तो सब ने 18% के हिसाब से किया है, तो कुछ एक्स्ट्रा किसी को मैं मार्क्स नहीं देना चाहूँगा। इन्वेस्को ने टोटल अभी तक क्या मार्क्स कर लिए हैं, 3 और 2 इधर और 1, 1, 1 बाकी जगह। अब यहाँ पे अभी तक तो ये बात हुई कि हमने रिटर्न्स, टर्नओवर रेशो और बाकी चीज़ें देख ली, लेकिन इसके अलावा भी बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन का लो होना बहुत अच्छा माना जाता है, तो ये बढ़िया है। बाकी 16, 17 के आसपास ही हैं, तो मैं किसी को एक्स्ट्रा मार्क नहीं देना चाहूँगा सिर्फ और सिर्फ HDFC मिड कैप को छोड़ के। ओके, शार्पे रेशो बहुत अच्छा है, मतलब कंपेयर करूँ तो शार्पे के साथ सोटिनो का भी एक मार्क बनता है, तो एक मार्क आधा इधर, एक मार्क फिर से HDFC को। तो HDFC के रेशो सबसे अच्छे हैं और बीटा भी इधर नीचे अच्छा है। अल्फ़ा सबसे ज़्यादा जनरेट कर रहा है ये, तो अल्फ़ा का एक मार्क इसको देना चाहिए मुझे। तो यहाँ पे टोटल हो गए 2, 1, 3, 2 और 3। ओके, अब इसके अलावा हम किस में एक चीज़ देख सकते हैं, सब में इक्विटी का पोर्शन बराबर है, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 17। अब इस चीज़ को ना आप अच्छा या बुरा नहीं मान सकते क्योंकि ये सिर्फ इन्होंने कैश रखा हुआ है। अब इस कैश को ये तब यूज़ करेंगे जब मार्केट ऊपर जाने लगेगा, तो ये अच्छा करेगा या बुरा करेगा नहीं पता। अब ये क्या करेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो इसके पास ज़्यादा कैश होगा बाकियों से कि ये मार्केट में लगा सके उस टाइम पे। अब वो चीज़ इसके फेवर में भी काम कर सकती है, अगर सिलेक्शन अच्छे हुए, और नहीं हुए तो वो चीज़ ख़राब भी कर सकती है इसको। तो यहाँ पे क्या मुझे इसको एक पॉइंट देना चाहिए, ये आप मुझे बताइए। क्या कैश एक्स्ट्रा होल्ड करके बैठना एक अच्छी बात है, ये मुझे आप बताएंगे। अगर आप अपना पोर्टफोलियो ड्रॉप करें तो इसको भी मुझे ज़रूर आंसर कीजिएगा। अब सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। हमें नॉर्मली कौन कौन से सेक्टर्स हमें अच्छे लगते हैं? टेक सेक्टर हमें अच्छा लगता है, हेल्थ केयर लगता है, फाइनेंशियल लगता है, उसके अलावा केमिकल्स वगैरह भी हैं, लेकिन वो मिड कैप में ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर में 28% है मोतीलाल ओसवाल, उसके अलावा डेक सेक्टर में 28% है, बाकी कोई भी नहीं है इतना। हेल्थ केयर में अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ केयर में हमें मिलता है इन्वेस्को। उसके बाद अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूँ तो फाइनेंशियल में सब कुछ है, लेकिन मोतीलाल नहीं है। अब फाइनेंशियल सेक्टर का ये फ़ायदा होता है, आप लोगों को लगेगा कि नहीं यार ये तो बायस्ड हो रहा है, मैं बायस नहीं हो रहा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। आप बाकी म्यूचुअल फंड्स जाके देखना तो आपको फाइनेंशियल का ना बहुत ईजी एक्सपोजर मिल जाता है। तो अगर आपको मतलब अगर हम एक कॉम्बिनेशन बनाएं कि हमें टेक भी मिल जाए, हेल्थ केयर भी मिल जाए, तो ये टेक आपको दे देगा, ये हेल्थ केयर दे देगा आपको। लेकिन स्टिल मैं आपको बोलूँगा कि सिर्फ मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। बाकी जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मैं रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से बता रहा हूँ, एक अच्छे कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं वो। बाकी जो भी आपको बाय करना है वो आप अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पी रेशो की मैं बात करूँ तो पी रेशो यहाँ थोड़ा सा हायर साइड पे है, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ तक हम मार्क्स देखते हुए आ रहे थे 2, 1, 3, 2, 3, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक एक्स्ट्रा मार्क इसको ज़रूर मिलना चाहिए, 4, 3, 1 और 3, 2।
अभी ना मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगा इस नंबर 1 के बारे में। नंबर 1 मतलब जिसने सिर्फ एक ही पॉइंट कमाया बेचारे ने। ओके, अब यहाँ पे ये अच्छा खासा पी रेशो लेके बैठा हुआ है जो लोअर साइड पे है, यानी कि इसके पास जो स्टॉक है वो थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है। ओके, टॉप 3 सेक्टर्स में 40% बहुत अच्छी बात है, टॉप 10 स्टॉक्स में 30%। अब ये चीज़ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो यहाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देना चाहूँगा। मैं इसका ज़रूर देना चाहूँगा कि पी वैल्यू थोड़ा सा बेटर है, 3, 1, 4, 2, 4। अब थोड़ा सा इसमें हम कुछ मार्क्स वगैरह नहीं दे सकते कि आपको कितना मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट करना है या कुछ करना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि आप अगर लमसम करना चाहते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट, तो आप ये स्क्रीन रोक के देख सकते हैं। लेकिन अब बात करूंगा मैं जिसने सबसे कम मार्क्स कमाए, एडलवेस ने। देखो, अब क्या होता है कि किसी चीज़ में कोई नंबर 1, किसी चीज़ में कोई नंबर 1, ये हर जगह पे एक एवरेज सा बन के खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये ख़राब फंड है। ओके, जो भी मैंने फंड्स उठाए उनको हमने इस तराजू पे पहले ही तोल चुके थे कि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहें, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी। मिड कैप्स में बहुत हमने अच्छे से डिटेलिंग में बात करी है। सेम तरह की वीडियो आप स्मॉल कैप कैटेगरी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में।